एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए ये जो है 4 जनवरी की जो ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी 2022 में, आप सभी को पता है, उसका पेपर है सीडीपी का, जिसमें 30 क्वेश्चंस आए थे। 15 जो है आपके पेडागोजी से हैं और 15 जो है आपके थ्योरी बेस्ड हैं। तो ऐसे ही जो मैंने आपको 1 जनवरी का, फर्स्ट का, 3 जनवरी एंड आज जो है 4 जनवरी 3 ऑनलाइन शिफ्ट करा दी है। 19 शिफ्ट जो हैं कुल हुए थे ऑनलाइन पेपर में। तो ऐसे 19 दिन में आपका सीडीपी भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपका सीडीपी भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका ईवीएस भी कंप्लीट हो जाएगा एंड हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ में हम इंग्लिश भी करेंगे, मैथ का भी मैं आपको कराने वाली हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं साइंस का भी कराइए, संस्कृत का, तो वो भी हम साथ साथ में करते रहेंगे। बस आप मेरे साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा, पढ़ाई करते रहिए साथ में। अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ भी है, तो उसमें से पढ़ लीजिए। अदरवाइज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा, ये मस्ट है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, सेम ऐसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर देखिए डेट जो है, ये ओरिजिनल ऑनलाइन पेपर है। ये देखिए 4 जनवरी की जो शिफ्ट है वही है। 140 ड्यूरेशन होता है आपको, मतलब 150 जो है मिनट्स है एंड 150 क्वेश्चंस है। तो ऐसा भी नहीं कि पेपर बहुत आसानी से हो जाता है, काफ़ी लेंदी होता है। तो ये कैसे होगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से होगा। हिंदी की जो गद्यांश है वो साथ में करते रहिए। प्लेलिस्ट मैंने एकदम अच्छे से बनाया हुआ है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आप मेरा चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक एक क्लास देखिए। आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिकॉज मैं टेलीग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी ध्यान नहीं जा पाता है मेरा, इस वजह से। तो चलिए आज जो है हम सीडीपी की प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन वाली प्रैक्टिस कर ली है, अगर मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं जिनके पास और भी बहुत सारे काम हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन वाले, फिर भी ऑनलाइन वाला आप करिएगा ज़रूर, क्योंकि ऑनलाइन में भी 19 पेपर हैं और उसके पहले आपको 10 पेपर थे। तो आप सोचिए, आपको एक महीने में ही 19 क्वेश्चंस पेपर मिल रहे हैं, वो भी 150 क्वेश्चंस के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सीडीपी। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता देती हूँ, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। इंग्लिश को आप जब चाहें तब वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड में आप वहाँ पर हिंदी कर सकते हैं, एंड हिंदी को आप जब चाहें आप वहाँ पे इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। और ऊपर ही ऐसे बना होता है, यहाँ पर लिखा होता है, ऐसे रहता है, आपको यहाँ पे टिक करना होता है बस। जैसे आप हिंदी यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी पे करेंगे तो हिंदी हो जाएगा, और इंग्लिश पे चेंज करेंगे तो इंग्लिश पे हो जाएगा। और ये हर पेज पे ऐसा बना हुआ आता है, तो इसमें बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों मैं आपको दिखाऊंगी आज, एंड एक्सप्लेन भी करूंगी जहाँ पे करना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ये जो है स्थूल कौशल की बात हो रही है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स को क्या बोलते हैं, स्थूल कौशल। अगर आप हिंदी में इसका मतलब समझें, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है स्थूल कौशल, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी चीज़ इस होगा, बट ये ऐसा नहीं है। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है वो मतलब कि आपको पहले डायरेक्ट जो है आप उंगलियों से, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप कोई भी चीज़ जो है पहले ही पेन पकड़ना नहीं सीखते हैं। आप क्या करते हैं, पहले अपना संतुलन बनाते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का क्या होगा, एक पैर पर संतुलन करना। इसका मतलब ही यही होता है कि आप कोई छोटी चीज़ नहीं कर रहे हो, आप कोई बड़ी चीज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब ये देखिए, एक मटर को उंगलियों से दबाना, अभी मैंने आपको बताया कि आप जो है कोई भी, जैसे कि उंगलियों पे आपका कंट्रोल सबसे पहले नहीं आता है किसी भी बच्चे का। कोई बच्चा है, उसका सबसे पहले अपने धड़ पे, अपने सर पे कंट्रोल होता है, उसके बाद से उसके धीरे धीरे नीचे के पार्ट्स पे, और उंगलियां जो हैं फिंगर्स, जिससे कि वो कुछ पकड़ सके, पेन्स या फिर कुछ काट सके वेजिटेबल, वो सबसे लास्ट में होता है। तो ये भी नहीं है। अब ये देखिए किताब के पन्ने पलटना, इसमें भी आपको अपनी उंगलियों से काम करना है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए पेंसिल पकड़ना, तो ये भी नहीं होगा। और अगर मैं जिन लोगों को ये क्वेश्चन जो है, अगर मान लीजिए वहाँ पे आ गया, आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आपको मैं उसको करने का तरीका बता रही हूँ बिना डेफिनेशंस के। जैसे कि आप अगर ये ऑप्शन देखिए, इसमें क्या पूछा था कि स्थूल कौशल का एक उदाहरण है। अगर आप ये देखें तो इसमें भी उंगलियों से ही है, इसमें भी आपको किताब के पन्ने को पलटना है उंगली से ही, इसमें भी आपको किससे है, उंगली से। मतलब ये 3 ऑप्शंस जो है वो फिंगर्स वाले ही हैं। तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इन तीनों से अलग कौन सा है, इन तीनों से अलग जो है यही है, एक पैर पर संतुलन करना। तो जब भी आपको एग्जाम हॉल में कुछ ना समझ में आए, तो देखिएगा क्या 3 ऐसे ऑप्शन कौन कौन से हैं जिसमें सिमिलैरिटी है।
ये बेस्ट वे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, सबको सब कुछ नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है, उस जगह पे आपको यही यूज करना है। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी है। तो याद रखिएगा, स्थूल कौशल का मतलब होता है कि आप पहले एक मतलब बड़े से छोटा चीज़ करो। ऐसे ही समझिए कि सबसे पहले सर पे कंट्रोल होगा, धीरे धीरे जो है आप अपने धड़ पे कंट्रोल करेंगे, उसके बाद से आप पैरों पे जो है अपना संतुलन करेंगे, बट जो उंगली है वो सबसे लास्ट में होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो है ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, और आपके कमेंट्स मैं सारे पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत से लोग पहले वाले क्लासेस नहीं देखे हैं, वो मस्ट है, प्लीज़ देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। ये देखिए, विकासात्मक जो डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है। एक बार मैं आपको इंग्लिश भी दिखा देती हूँ, जिन्हें हिंदी में दिक्कत हो रही होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है, डेवलपमेंट चेंजेस आर अ रिजल्ट ऑफ, जो विकास में जो परिवर्तन होता है वो इसमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आनुवंशिक। मैं यहीं पर आपको इंग्लिश के टर्म्स भी बताती जाऊंगी। आनुवंशिक का मतलब होता है जेनेटिक, एंड पर्यावरणीय मतलब एनवायरमेंट, परिस्थितियों का अनूठा संयोजन जो हमारा डेवलपमेंट होता है। थोड़ा सा इसको नीचे करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी थोड़ा बहुत मुझे पता है आपको दिक्कत होती होगी ऐसे क्वेश्चंस को करने में, और क्योंकि अभी मैं बोर्ड वगैरह पे तो पढ़ाती नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत जल्द जो है हम बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन मैं सामने आपके रह के पढ़ा सकूँगी। मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है कि मैं ऐसे आपको इंटरेक्ट करूँ, लाइव क्लास आके आपके कमेंट्स भी लेती रहूँ, तो वो भी टाइम बहुत जल्द आएगा। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का, वो उसमें चेंजेस होते हैं, वो किस वजह से होता है आपको यही बताना है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिक, एंड जो एनवायरमेंट है उन दोनों का ही मिश्रण होता है, उन दोनों का ही मिक्सचर होता है। बिना अगर कहीं भी ऐसा आपको दिख जाए कि डेवलपमेंट्स जो है वो केवल जेनेटिक्स पे होता है या केवल एनवायरमेंट पे, वो ऑप्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के ही वजह से जो है हमारे डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं। तो ये दोनों जो है, इसको कभी कभी आपने देखा होगा कि जो जेनेटिक्स एंड जो एनवायरमेंट है वो गुणनफल होते हैं, मतलब हमारे विकास में गुणनफल होते हैं। इसका मतलब यही है कि बिना इसके जो है किसी के भी डेवलपमेंट में आपको चेंजेस, ऐसा नहीं है कि किसी एक का जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कि जेनेटिक्स के ही बिना हो सकता है कि आपके अगर मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स में जो जीन्स होते हैं उसी की वजह से बच्चों का विकास होता है। नहीं, एनवायरमेंट का काफ़ी बड़ा रोल होता है कि आपकी जो परवरिश है, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ का माहौल कैसा है, आपके जो दोस्त हैं, आप जहाँ पे खेलने जाते हो वहाँ का माहौल कैसा है, आपके क्लास का, आपके स्कूल का। तो आप सोचिए एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि गलत माहौल की वजह से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी बता देती हूँ। देखिए, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, कल वाली अगर मेरी आपने क्लास देखी होगी जिसमें मैंने बताया हुआ है डिटेल में कि कैसे आपको एग्जाम में जो है 75 नंबर फ्री के लेके आने हैं, उसमें मैंने बताया था केवल वाला ऑप्शन तुरंत गलत कीजिएगा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक तुरंत गलत कीजिए। अब यहाँ पे लिख दिया है न तो जेनेटिक और ना ही एनवायरमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट में जो है दोनों का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, किसी एक को हम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो ही जाएगा बिकॉज एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर भी आप पूरा वीडियो देखिए। नहीं समय मिल रहा है तो रात में जब आप बिस्तर पे सोने जाते हो तब आप देख सकते हो, सुबह में देख सकते हो, बट देखिए ज़रूर। अब ये देखिए, डेवलपमेंट में ये जो बाल्यावस्था वगैरह होते हैं उससे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, और ये आपको याद करना है। इसमें आपको कोई ऐसे एक्सप्लेन या तुक्का भी नहीं लगाना है। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? जैसे कि आपको पता है शैशवावस्था होता है 0 से 2, फिर बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था होता है। अब बाल्यावस्था में जो है 2 से 18 को क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड बोलते हैं, बाल्यावस्था। अब 2 से 18 में एक चीज़ आप याद रखिएगा, 2 से 18 में जो 2 से 6 होता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और जो 6 से 18 होते हैं वो क्या होता है? 6 से 18 वाले को बोलते हैं जो मध्य बाल्यावस्था है वो बोलते हैं। तो 2 से 6 प्रारंभिक,
तो कहीं भी अगर 2 से 6 लिखा है तो वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, और 6 से 18 है तो वो मध्य बाल्यावस्था है, और किशोरावस्था तो आपको पता है 18 प्लस होते हैं, जिसे आप एडल्टहुड भी बोलते हो इंग्लिश में। तो 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। यहाँ पर मैंने इसलिए ऐसे लिखा था क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो यही याद रखते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो 2 से 18 होता है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि प्रारंभिक कितने का होता है और मध्य जो है वो कितना एज होता है। तो आज से आप कभी नहीं भूलिएगा 2 से 6 एंड 6 से 18, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छे से। और शैशवावस्था 0 से 2, इतने में से क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इसका क्या होगा आंसर? अब मैंने आपको बता ही दिया, तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक बचपन, जिसे बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। और अगर आपको इंग्लिश में जो है हिंदी में दिक्कत हो रही है तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था को बोलते हैं इन्फेंसी, प्रारंभिक बाल्यावस्था को अर्ली चाइल्डहुड, एंड मध्य बाल्यावस्था को मिडिल चाइल्डहुड, एंड एडोलसेंस को है किशोरावस्था। ये है 0 से 2, ये है 2 से 6, ये है 6 से 18, एंड ये है 18+। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए, अगर आपने कई दिनों से मेरे साथ तैयारी की है तो आपको पता है ये वाले क्वेश्चंस जो है इसकी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, तो जैसा मैं आपको बताती हूँ वैसा ही आपको करना है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम कर देती हूँ। हाँ देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आप इस क्वेश्चन को, इसमें बस आपको अभिकथन, जैसे कि यहाँ पर रुकिए, ये जो अभिकथन है ये देखना है और इसका कारण देखना है। मतलब इसमें देखना है कि जो कथन है वो सही है या, और उसके हिसाब से जो कथन के हिसाब से कारण भी यहाँ पे बता रहा है, तो क्या वो सही है या नहीं, यही आपको बस बताना है और कुछ नहीं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। अगर आप अभिकथन में देखें कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। तो यस, जो आप घर में टीवी वगैरह चलाते तो उसमें आपने कभी कभी देखा होगा, पहले वो जो शक्तिमान वाला आता था तो उस टाइम पे बच्चे क्या करते थे कि शक्तिमान का ही दिन भर एक्टिंग करते रहते थे, जूनियर जी है उसका करते रहते थे। तो कोई भी चीज़ अगर उस बच्चों को खेल वाले प्ले से रिलेटेड कुछ भी दिखता है तो बच्चे उसको रियलिटी टीवी शो पे कुछ भी दिखता है तो वो उसको क्या करते, खेलते भी हैं और उसको देखते भी हैं। तो शहरों में बच्चों का बहुत सारा जो उनका खेल होता है वो उसी पर आधारित होता है, क्योंकि वो दिन भर तो एक तो टीवी भी बहुत देखते हैं, ऊपर से वो खेलने भी जाते हैं, तो यही सारी चीज़ें करते हैं। ये तो एकदम सही है। तो आपको ये एक जो पेन पेज मिलता है वहाँ पर आप ए ऐसे करके उसको टिक कर दीजिएगा। ये आज से अपनी हैबिट बना लीजिए, एग्जाम में आपको यही फॉलो करना है। कारण देखिए, रीजन क्या बता रहा है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही विकल्प चुनिए। यस, मीडिया, क्योंकि देखिए ये भी सही है और ये इसका कारण है। क्यों सही है? क्योंकि अगर रियलिटी टीवी शो पर आपने देखा होगा कि जो मीडिया है वो दिन भर न्यूज़ दिखाते रहते हैं, बच्चों के बारे में बताते रहते हैं, तो अगर वो सही चीज़ प्रसारित करेंगे, मतलब टीवी वगैरह पे सही चीज़ दिखाएंगे, तो बच्चों का उस पर काफ़ी इफेक्ट बनता है। आपने देखा होगा कि जो मीडिया आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, कभी कभी होता है कि बच्चे जो हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसी वजह से लिखा है कि परिवार और साथियों के अलावा, मतलब उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, इनका तो बच्चों पे इफेक्ट होता ही है। कि कहते हैं कि ना, अच्छी संगति में जो बच्चा अगर रहेगा तो वो भी अच्छी चीज़ें सीखता है। बट मीडिया जो है उनके सोशलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो अब देखिए आर बी जो है वो सही है। इसका मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर किसमें दोनों सही हैं, यहाँ पर तो व्याख्या ही नहीं लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको भी ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए मैं इसमें बता देती हूँ, हिंदी हो गया। ईवीएस में आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगता है, बट ये जो पैसेज वाले होते हैं हिंदी में उसी में टाइम लगेगा। एंड सीडीपी में जो है ऐसे देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इसको जो जब भी मैं सॉल्व कराती हूँ तो साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ कैसे करना है कि टाइम आपका बचे। अब देखिए पियाजे द्वारा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। आप कमेंट साथ में करते रहिए आंसर और बताइएगा लास्ट में कितना सही हुआ है। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो देन आप इसको आराम से कर लेंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जो पॉइंट यहाँ मैं बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिएगा।
पियाजे ने जो है लर्निंग के बारे में कुछ बताए हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कारक जो है इन सब में महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहला देखते हैं शिक्षक की गतिशीलता। हाँ, उसमें ये पियाजे की थ्योरी में ये बताया गया है कि जो टीचर है वो जितना गतिशील होगा, बच्चे जो हैं उसके साथ में रह के ज़्यादा सीखेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा टीचर कुछ एकदम बोरिंग टाइप के होते हैं, कुछ मतलब उनको कुछ पढ़ाने लिखाने से मतलब नहीं है। क्लास में बच्चा अगर नहीं भी सीख रहा है तो भी वो उसको सेम वही काम देंगे, एक बार जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि बच्चा सीख क्यों नहीं रहा है। तो ये तो यहाँ पर पॉजिटिव वे में भी है शिक्षक की गतिशीलता। और जो मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी ना समझ में पॉजिटिव नेगेटिव लगा के भी आप समझ, ऐसे कुछ ट्रिक्स होते ही हैं जिसे आप क्वेश्चंस आराम से करें। दूसरा देखिए विविध सामग्रियों का उपयोग प्रावधान। यस, कल भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी ये विविध सामग्री ऐसे टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं वो सही भी होते हैं, और पियाजे ने बताया भी है। और तीसरा देखिए मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, मतलब आप उनको हमेशा नया एक्सपीरियंस, मतलब कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए हमेशा जो है उनको आपको करना, ट्राई करते रहना चाहिए कि बच्चा जो है कुछ नया सीखे, नया उसको अनुभव प्रदान होगा, फिर वो नया कुछ सीखेगा। अब ये देखिए ये जो है 4, ये जो है नकारात्मक पुनर्बलन। ये पुनर्बलन का मतलब होता है रिइंफोर्समेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिइंफोर्समेंट। इसका मतलब होता है कि आप बच्चों को जो है वो पुरस्कार दो। आपने अगर उसकी वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये वर्ड आपने सुना होगा, तो ये किसने दिया है? ये तो वाइगोस्की ने दिया है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा? 1 2 3, और ये किस में है? ये इस ऑप्शन में है, पहला दूसरा तीसरा, तो यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए कितने आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। आपको इसमें 15 जो है पैडागॉजी और 15 थ्योरी से मिलेंगे। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। हाँ, आपको ये बताना है कि कौन सी स्तर पे, क्योंकि आपको पता है पियाजे ने जो है 4 स्टेज दिया है, SPCF जिसे आप याद कर सकते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। मतलब ये संवेदिक हो गया, ये जो हो गया पूर्व संक्रियात्मक, ये मूर्त हो गया, ये अमूर्त हो गया। तो इसमें से स्टेज वो आपको बताना है कि वो स्टेज कौन सी है जिसमें बच्चों को लगता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनके जीववादी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो भी चलते हैं, बादल जो है वो भी लुढ़कते, पत्थरों की जो उनके भी मनसाए, मतलब वो उसको एक सजीव समझ रहा है, आप समझ रहे होंगे, लिविंग समझ रहा है। तो वो कौन सी स्टेज होती है ये आपको बताना है। तो वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर मैं इंग्लिश में आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन हैव एन एनिमिस्टिक व्यू ऑफ द लार्ज वर्ल्ड एंड बिलीव दैट trees and plants as well as moving clouds and rolling stones can have motives and intentions। उनको लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं और जो बादल हैं उनके भी जो है कुछ इरादे हैं, कुछ उनका भी मोटिव है। तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 7 पे। 7 क्वेश्चन है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये देखिए पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग से क्वेश्चन बहुत पूछता है। जो लोग 3 ये थ्योरी पढ़ लिए ना उसको, उनके तो 30 में से 30 नंबर आने एकदम श्योर हैं। तो आपको ये बताना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये किसकी थ्योरी है? ये आप सभी को पता है, जीन पियाजे। ले वाइगोस्की का है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऐसे क्वेश्चन से जो है हमारा टाइम भी बचता है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, ये थ्योरी है। तो इनके आपने, अगर मैंने जो है 1 और 3 जनवरी का जो शिफ्ट है कराया है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि वाइगोस्की ने एक चीज़, किस चीज़ को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, वैल्यू दिया है। तो वो है कि बच्चे जो हैं आपस में, मतलब जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ जो है डिस्कशन करके, बातचीत करके ज़्यादा सीखते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। साथियों के साथ बातचीत करके, उन्होंने प्रतियोगिता की कोई बात नहीं की है, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर ऐसी भी कोई बात नहीं की है।
उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, इसकी भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। वाइगोस्की ने हमेशा जो है बोला है, इन्होंने ये तक नहीं बोला है कि बच्चे जो हैं वो स्टेज में सीखते हैं, मतलब चरणों में, ये तो पियाजे ने बोला है। और वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे वो अपने साथियों के साथ बातचीत करके सीख लेते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको तो मैंने कल इतने डिटेल में समझाया कि अब मुझे पता है कि आप में से कोई भी गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। बाल केंद्रित का मतलब शायद मुझे अब समझाने की जरूरत ना पड़े। बच्चे कैसे सीखते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जिसने भी मेरी कल वाली क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ देखिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। मैंने उसमें कुछ वर्ड्स बताए हैं जिस पर आपको खेलना है, जो सीटेड वैसा ही खेलता है, और वही सारे वर्ड्स यहाँ पे इस क्वेश्चंस में भी है। अब आप देखिए, ये ओरिजिनल पेपर है 4 जनवरी का, और वही सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो ये इसमें है कि एक जो बाल केंद्रित कक्षा होती है, क्लास होती है, जिसमें केवल बच्चे पे फोकस करना है। हमेशा आपको बच्चे पे ही फोकस करना है, बच्चा जो है सेंटर में होता है। तो कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, गलत। निष्क्रिय वर्ड ही नेगेटिव है, तो ये हो नहीं सकता। फिर चलिए ऊपर, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, यस, क्योंकि सक्रिय वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। तीसरा, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, मतलब वो नकल करने में आगे होते हैं, ये भी नहीं। केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए, मतलब वो निष्क्रिय हो, निष्क्रिय वर्ड ही जो है वो नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है। और वो रियल असेसमेंट है, वो खुद मैंने जो लोग सीटेड अपने साथ, तो मैंने वो ट्राई किया ही था, प्लस साथ में जो लोग थे उनसे भी मैंने पूछा है, तो वो लोग भी यही चीज़ किए हैं, तो आपका भी तो क्लियर होगा ही फिर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया कोहलबर्ग से, क्योंकि आपने अगर ये ऑप्शन देखा हो, और ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे पूछे गए थे। तो ये है कोहलबर्ग का, जिन्होंने 3 स्टेज दिया है एंड 6 लेवल्स, मतलब एक स्टेज में कितने हैं, 2 लेवल हैं, तो कितने हो गए, 6। तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको सही सुमेलित युग्म बताना है। तो अगर आपने पूरे स्टेजेस पढ़े हैं देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला देखते हैं, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, मतलब पनिशमेंट एंड, इसको इंग्लिश में भी मैं साथ में बता रही हूँ, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट। जो ये है, इसमें क्या है, कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, ये गलत है, ये इसमें बात ही नहीं किया गया है। इसमें तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं किसी काम को क्यों करते हैं कि उनको उनके स्कूल में या टीचर से पनिशमेंट ना मिले, और यहाँ पर तो समाज की बात किया गया, समाज की बात इसमें नहीं किया गया, ये गलत है, उस स्टेज में क्लियरली बताया है। दूसरा देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है, यस, कि वो अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास में इन्होंने ये बात भी बताया है कि वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करते हैं। अब अनुमोदन तो कुछ ज़्यादा ही टफ है, देखते हैं इंग्लिश में। ये देखिए, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाई बीइंग नाइस, मतलब ये क्या करते हैं कि अच्छा बनने का अप्रूवल अर्न करते हैं। जैसे कि आप किसी के लिए अगर ये सोच के करेंगे कि मुझे अच्छा बनना है, तो इस वजह से आप क्या चाहेंगे, उनसे अप्रूवल चाहेंगे, तो इसकी बात इन्होंने किया भी है, और ये एकदम सही सुमेलित है, मतलब ये दोनों जो है सही मैच कर रहा है, तो ये तो सही है। नीचे का देख लेते हैं, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है, ये भी गलत है। इसकी जो बात है इन्होंने 3 स्टेज में किया है, बट इसका ये मैचिंग जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है, ये भी गलत है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कोहलबर्ग की स्टेजेस 3 तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अदरवाइज अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा से बोला, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट तो वही पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं कि आप मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, मेरे से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी आपका नंबर जो है आ जाएंगे, सीटेड क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अब ये आ गया हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। अब आपको पता इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में अच्छा यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। एक बार इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी पर्सन हाई ऑन इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड आर अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सी बुद्धि में ऐसा होता है, हार्वर्ड गार्डनर के कौन से, क्योंकि आपको पता है इन्होंने बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो है थ्योरी दिया है और सबकी हर थ्योरी की जो स्पेशल चीज़ है, विशेषता है, वो अलग है। तो ऐसा कौन सा इसमें से होगा जिसमें आप वनस्पति और जीवों की जो है विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। अगर आपने यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लिया देन आप आराम से कर सकते हैं। वनस्पति मतलब फ्लोरा एंड फौना, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नेचुरल ही तो हैं, ये नेचुरल ही है। तो अगर आप इतना भी समझ पा रहे हैं कि ये नेचुरल है तो ये क्या हो सकता है, प्रकृतिवादी ही होगा, स्थानिक होगा नहीं, मतलब कोई प्लेस के बारे में तो है नहीं, म्यूजिक के बारे में है नहीं, अंतर्व्यक्ति भी नहीं है। अंतर्व्यक्तिक एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल, ये भी नहीं है। तो क्या है ये फिर, प्रकृतिवादी। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को पकड़ सकते हो अगर आपको कोई थ्योरी नहीं आ रही है तो, जैसे कि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ बताती हूँ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन आना कंफर्म है। पिछली बार 19 शिफ्ट में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 19 से ज़्यादा ही हुआ है, मैंने तो शायद बस जनवरी का ही कंप्लीट किया है, बट दिसंबर में भी ज़्यादा नहीं हुआ था, वो शायद 4 से 5 ऐसे ही कुछ हुए थे। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर जो है वो बता दूंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये क्या रिकमेंड्स करती है, तो आपको ये देखना है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें बहुभाषावाद को जो है ज़्यादा उस पर प्रमोट किया गया है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको बहुभाषिकता को जो है हमेशा अप्रिसिएट करना है। बहुत सारे बच्चे जो है, अगर एक बच्चा 2 या 3 लैंग्वेज बोल रहा है तो ये अच्छी बात है, उसको रोकिए मत, उसको डांटना नहीं है। एक भाषावाद मतलब केवल एक लैंग्वेज पे करिए, ये तो नहीं है। पाठ्यक्रम मतलब आप जो है पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता है उसको फिक्स कर दें, ये भी गलत है। मूल्यांकन का भी आप मानकीकरण करें, वो भी गलत है। मानकीकरण का मतलब ये होता है कि आप सभी को एक में ही आपने माप दिया, सारे बच्चे तो अलग होते हैं एक दूसरे से, उनके नंबर भी अलग होंगे। तो यहाँ पर मानकीकरण वर्ड ही गलत है, और मानकीकरण एक तरह से जो है नेगेटिव वर्ड ही है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, बहुभाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एक होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो लड़का लड़की में जो भेदभाव वाले क्वेश्चंस होते हैं उससे आना क्वेश्चन कंफर्म है, तो आप मेरे साथ हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है देख लेते हैं, 13। तो देखिए, एक शिक्षिका, एक टीचर है, वो यह धारणा रखती है कि लड़के जो हैं वो अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। कई बार आपने अपने आसपास भी सुना होगा, ऐसे लोग बोलते हैं कि लड़के जो हैं काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और लड़कियां जो है आज्ञाकारी होती हैं, सबकी बात मानती हैं, ईमानदार होती हैं, ऑनेस्ट होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण है, तो ये तो सीधे दिख रहा है कि ये जो है जेंडर बायस्ड, मतलब पक्षपात है। इसमें अब आप ये मत कर दीजिएगा जैसे कि सारा ऑप्शन मैं बताती हूँ कि इक्वालिटी है, ये तो है ही नहीं, कि जेंडर समानता है, जेंडर समता, ये भी नहीं है, क्योंकि वो तो नेगेटिव में दिखा रहा है, तो आप ये पॉजिटिव वाले तो कर ही नहीं सकते हो। कल ही मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन अगर नेगेटिव में है तो उसका आंसर भी किस में होगा, नेगेटिव में ही होगा। जेंडर स्थिरता, ये भी नहीं है। अब जेंडर स्थिरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंसी, जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, इसका मतलब भेदभाव ही तो कर रहे हो, जिसे क्या बोलते हैं, पक्षपात, बायस्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायस्ड। क्या आप लड़के को बोल रहे हैं कि वो अधिक बुद्धिमान और जोखिम वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं? तो लड़कियां भी तो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, वो भी बहुत जोखिम लेती हैं, सब कुछ करती हैं। पहले ऐसा होता था कि बस जो लड़के हैं वही ये एथलीट वगैरह कर सकते हैं, बट अब देखिए तो एथलीट वगैरह भी कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप याद रखिएगा कि लड़कियां भी वो चीज़ कर सकती हैं। तो बस लड़के और लड़कियां क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये क्वेश्चन नेगेटिव में है, तो ये क्या हो रहा है, जेंडर पक्षपात, और ये जो है ये तो पॉजिटिव है, ये हो ही नहीं सकता। जेंडर स्थिरता मतलब वो कुछ है ही नहीं, लड़के भी नहीं, एकदम इक्वल हो चुका है, रुक चुका है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब ये देखिए, आपको वहाँ पे तो ऐसा देख के लगता है कि अरे इतना बड़ा है, बट ये बड़े वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। 14 करना है, और मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई है कि कल ही बताया था कि सीटेड में क्या होता है ना कि ऑल ऑफ द एबव अगर ऑप्शन में दिया है तो वो राइट होता है। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो A+B अगर कहीं है, मतलब A भी है B भी है, तो वो दोनों ही राइट होते हैं। ऐसा सीटेड का पेपर में मैंने खुद देखा है, एनालाइज किया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा ऑप्शन ऐसे वाले राइट होते हैं। आप खुद भी कभी करके देखिएगा। अदरवाइज जो बहुत बड़ा ऑप्शन होता है वो भी राइट होता है।
तो ये कल मैंने आपको डिटेल में बताया ही है। ये हाँ, अभी जो हम लोगों ने किया था वैसा ही क्वेश्चन है। अभिकथन है, कारण है। अभिकथन में देखिए कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यस, ये इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो हमें हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग जो है विभिन्न प्रकार के विधि और तकनीक यूज करना चाहिए, पहला। अब कारण देखिए, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक, मूल्यांकन जिसको ना समझ में है मतलब आप बच्चों का जो है इवैल्यूएशन कर रहे हो, तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ये क्या है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक है, वो बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है, जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, आप उसकी जो है उसके बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यस, आप इसको किसी तकनीक से नहीं माप सकते हो, तो ये इसमें सही चीज़ लिखा है। अगर यहाँ पर बस ये नहीं होता देन ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता। तो यहाँ पर नहीं है लिखा है, तो ये दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका देखिए, और ये देखिए यहाँ पर भी यही हुआ, ये भी जहाँ पर भी ऐसे लिखा होता है ऑप्शन में कि ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो मोस्टली जो है वो सही ही होता है। बट एक बार जो है आप पढ़ लीजिएगा कि कहीं नेगेटिव में तो कुछ नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 1। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो है नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, 15 वाला। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? मतलब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसमें आकलन जो उनका असेसमेंट है उसको नहीं दर्शाता है। आकलन को क्या बोलते हैं? देखिए, असेसमेंट यहाँ पर लिखा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे इंग्लिश हिंदी में दिक्कत हो रही होगी। तो आपको इसमें नेगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढना है। याद रखिएगा, आकलन को नहीं दर्शाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला, छात्र जो है सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वो वहाँ कैसे पहुँचे। तो ये तो राइट, ये तो पॉजिटिव में लिखा है, क्योंकि सक्रिय वर्ड ही पॉजिटिव है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नहीं वाला पूछा है। दूसरा, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये रचनात्मक भी क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपको नेगेटिव बताना है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, कभी भी हमको तुलना नहीं करना है। कल ही मैंने आपको बताया था, तुलना वर्ड जो है वो नेगेटिव है और गलत वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, ये पॉजिटिव वर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए सीटेड बहुत ईजी होता है, आपको बस क्या करना है, लैंग्वेज को पकड़ना है, बस आपका सीटेड जो है क्लियर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन 16, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या जरूरी है? कल ही मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो आंसर भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनगम्य मानसिकता। 4 है मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसकी इंग्लिश हिंदी जो है वो थोड़ी सी टफ है, तो एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए, कभी आपको भी ऐसा करना चाहिए। फ्लेक्सिबल पेडागॉजी, इनएसेसिबल बिल्डिंग्स। अब अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो तो उसमें इनएसेसिबल बिल्डिंग्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको बच्चे के बारे में सोचना है। रिजिड माइंडसेट, रिजिड का मतलब स्थिर, कठोर, ऐसा तो माइंडसेट कभी नहीं होना चाहिए। अब ये जो है वर्ड मैंने आपको हमेशा बताया, जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब मानकीकृत जो पाठ्यक्रम होते हैं, वो नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। हिंदी में भी देख लीजिए, लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। आपको अपने जो टीचिंग स्टाइल है आपकी, उसको इतना कठोर मत बना दीजिए कि वो बच्चे सीख ना पाए, उसको लचीला रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए कि आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। अगम्य इमारत से कोई लेना ही देना नहीं है। अनगम्य मानसिकता मतलब आपकी मानसिकता जो एकदम रिजिड है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, रिजिड नहीं रखना है हमको, फ्लेक्सिबल रखना है। मानकीकृत जो वर्ड है वो नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब देखिए, कल जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं वो मैं आपको डिटेल में लिख के टेलीग्राम पर दे दूंगी कि आपको उसी वर्ड्स के साथ जो है खेलना है। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़ जाइए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड मुझे पता है आप लोग में से जो लोग इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब तो नहीं किए होंगे, तो अगर आपको सच में हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सच में आपके लाइक एंड कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। 17 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? अब दिव्यांगता एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन, मतलब समाज में बात करने का बता रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो समाज में बात करने में जो है डिसेबल होता है, कौन सा दिव्यांगता है, वो आपको बताना है। तो चलिए हिंदी वाला सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे ना कि इसमें किसकी बात कर रहा है, कि कौन सी दिव्यांगता जो है डिसेबल सामाजिक संचार में, समाज में बात करने में हमको चुनौतियों का कारण बनती है। तो पहला देखिए, आत्म केंद्रिता, स्वलीनता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटिज्म। जो लोग केवल खुद में ही खोए रहते हैं, वो ज़्यादा दूसरों से बात नहीं करना चाहते हैं। तो जो इंसान खुद में ही खोया रहेगा वो ज़्यादा मिले जुलेगा नहीं, उसे ही तो दिक्कत हो सकती है। तो ये तो हमें सही लग रहा है। पठन वैकल्य, अब ये देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात कर दिया। डिसलेक्सिया तो पढ़ने लिखने से होता है। ये हो गया डिसकैलकुलिया, गुड्ज वैकल्य, गुडज मतलब मैथ से, तो ये तो मैथ से रिलेटेड हो गया। ये हो गया गतिमान दिव्यांगता, मतलब मोटर स्किल्स, जिसको चलने में बैठने में उसमें दिक्कत होती है। और यहाँ पर समाज की बात हो रही है, तो आत्म केंद्रित स्वलीनता, जिसे ऑटिज्म बोलते हैं, ये होगा राइट। एक बार इंग्लिश देख लीजिए। सोशल कम्युनिकेशन है, डिसकैलकुलिया होगा नहीं। अच्छा, डिसग्राफिया है, वहाँ पर हिंदी में जो लिखा है पठन। एक होता है डिसग्राफिया का मतलब ये देखिए ग्राफ का मतलब लिखने में आपको दिक्कत आ रही है, और डिसलेक्सिया का मतलब आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो ये तो होगा नहीं। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये तो चलने उठने दौड़ने वाली चीज़ है, तो ऑटिज्म इज राइट। चलिए यहाँ पर मैं करेक्ट कर देती हूँ, ये पठन वैकल्य मतलब डिसग्राफिया। बट इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आज 30 क्वेश्चन ही है, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही आता है, तो आपका 4 जनवरी का जो शिफ्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए 18 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। अब देखिए कुछ बच्चे हैं जिन्हें सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, कुछ जो है ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको उन बच्चों को भी अगर शामिल करना है तो खुद को टीचर आप मान लीजिए, और आप बताइए कि ऑप्शन में से कौन सा है जो सबसे बेस्ट है, शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 18, मतलब अभी तक 17 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 में से आपके कितने अभी तक सही हुए हैं। कमेंट करते जाइएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो पहला है विविधता को महत्व, मतलब विविधता मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी, आपको उसको महत्व देना है, क्योंकि एक क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हो तो हर बच्चा जो है उसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होगा, उसका बैकग्राउंड अलग होगा, सब बच्चे अलग होंगे, तो आपको इसको महत्व देना चाहिए। या फिर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या फिर प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर देखते हैं मानकीकृत परीक्षण। अब ये तो यहीं पे गलत हो गया, कभी ऑप्शन में ना समझ में एक भी समझ में उसको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी के 3 में कंपेयर कीजिए। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इंग्लिश वाला भी क्वेश्चंस जो है वो जरूर पढ़ा कीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स, वो बच्चे जो सुविधाहीन हैं और क्या है, वंचित समूह से हैं। कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ये ऑप्शन एकदम राइट है, क्योंकि आपको हमेशा जो है डाइवर्सिटी को कंसीडर करना चाहिए, ना कि उसको नेग्लेक्ट करना है। ये देखिए डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, अगर यहाँ पे जो है डी नहीं होता, मतलब संदर्भ में होता, कल ही मैंने आपको बताया था कि संदर्भ में विविध भाषा का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव वर्ड है, बट यहाँ पर क्या लिख दिया है, गैर, इसका मतलब होता है गैर, तो ये तो होगा नहीं। पेडागॉजिक सेंटर्ड टूवर्ड्स डोमिनेंट ग्रुप, मतलब आप जो है केवल कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स हैं उससे उन पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए, ये भी गलत है, और ये तो हमेशा ही गलत है। मानकीकृत परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आपको डाइवर्सिटी को क्या करना है, कंसीडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अब ये वाले क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो आप तो जानते ही हो, तो वैसा जरूर मेरे साथ किया कीजिए। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। एक बार इंग्लिश भी देखते हैं। Provision of multiple modes of representation of content will help in inclusion of, मतलब आप जो है कोई कंटेंट है उसको आप मल्टीपल मोड्स में जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब बहुत तरीकों से, तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा। तो ये आप समझ गए होगे कि अगर हर बच्चा अलग है तो आपको एक तरह से ही नहीं पढ़ाना है कि सबको एक ही होमवर्क दे रहे हो, सब बच्चों को अलग अलग कंटेंट देना चाहिए, तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा आपको यही बताना है। तो आप अब क्या करना होगा, ये इतने सारे ऑप्शन है तो इसमें हमको सब देखना है, तो वो देखते हैं।
आप कोई भी कंटेंट को कैसे प्रस्तुत करोगे समावेशन में। समावेशन का मतलब ये जहाँ पे सारे टाइप्स के बच्चे हैं, कमज़ोर भी है, तेज़ भी है, सब हैं। तो सबसे पहले देखिए, और जहाँ पर जो है दिव्यांग, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कम सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो भी बच्चे इसमें शामिल होते हैं। पहला, अब समावेशन का मतलब क्या है, सभी शामिल हैं, तो ऑप्शन में आपको उसी चीज़ को ध्यान रखना है। श्रवण बाधित छात्र को शामिल करना चाहिए, यस। अब इसको अगर कहीं ये लिखा है कि इनको अलग से पढ़ाओ, तो अलग अगर कर दिया किसी बच्चे को तो वो ऑप्शन वहीं रॉन्ग हो जाएगा। आपको बच्चों को अलग नहीं करना है। दृष्टिबाधित, यस, ये भी तो समावेशी शिक्षा के ही भाग है। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, ये भी होंगे, क्योंकि समावेशी का मतलब ही होता है सभी को साथ में पढ़ाओ, चाहे वो कमज़ोर हो, तेज हो, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। या फिर गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, मतलब जिनको लोकोमोटर, जो आपको पता है उससे जो कोई बच्चा ग्रसित है, जिसे चलने में उठने में दिक्कत हो रही है, वैसे बच्चों को वो भी तो समावेशी शिक्षा का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब ये सब होंगे, 1 2 3 4 सब होंगे। और ये इसको ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। समावेशन वर्ड को पकड़ लीजिए, लैंग्वेज पे खेलना है, और वो आप मेरे साथ सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था, लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली तो सीटेट आपका जो है एकदम श्योर है, क्लियर होगा, क्योंकि वही चीज़ मैंने किया है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने एक चीज़ देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत किताबें लेके, उनका उतना अच्छे से नहीं क्लियर पाता है। जिन लोगों को पता होता है कि हाँ मुझे क्या चीज़ें पढ़नी है, उनका श्योर क्लियर होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिव्यांगता, डिसेबल और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु, समावेशन का मतलब ही समझ गए होंगे, सभी बच्चों के लिए, यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। अब एक बार इंग्लिश वाला भी बताना ही पड़ेगा इंग्लिश वालों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विच स्पेसिफाइड डिसएबिलिटी। इसका मतलब कि इसमें से आपको करेक्ट जो मैच है वो बताना है, जो कि एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी किसके लिए, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स, जो समावेशी शिक्षा के जो समावेशी वाले जो बच्चे होते हैं, जो इंक्लूसन जो होते हैं, उसमें आपको सबसे अच्छा वाला ऑप्शन देख के बताना है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा होता है, और याद रखिएगा किसके संदर्भ में है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन के हेतु। तो अपने माइंड में ये चीज़ रख के ही ऑप्शन करिए। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा हो सकता है, सही युग्म हमको बताना है। तो अगर आप पहला वाला ऑप्शन देखें, गुणज वैकल्य, तो ये मैंने आपको बताया है डिसकैलकुलिया, जिसे मैथ वगैरह में जो है प्रॉब्लम होती है। अगर जिसको सम्स में माइनस प्लस माइनस डिवाइड इसमें दिक्कत हो रही होगी, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर का प्रावधान करोगे। यस, ये तो करेंगे क्योंकि इसका संबंध इससे सही दिया है। दूसरा, पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, ये करेंगे। या फिर अब एक बात बताओ, जिसको जो है पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो क्या आप उसको लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपेंगे, ये तो करेंगे नहीं ना। आपको तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जिसको उससे ज़्यादा आसानी हो, और आप उसको लंबे लंबे लिखित कार्य दे देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। पठन वैकल्य का देखते हैं, डिसलेक्सिया, देखिए डिसलेक्सिया। अब ये देखिए, श्रवण दोष, जिसे सुनाई ही नहीं दे रहा है, उसको आप ऑडियो टेप देकर क्या कर लोगे, जिसे सुनाई ही नहीं दे रहा, आप उसको ऑडियो टेप देगा, आपको तो उसको कुछ टेक्टाइल्स का मतलब होता है टच एंड फील, कुछ ऐसी चीज़ें दो जो वो टच करके सीख सके। अब उसको सुनाई नहीं देगा तो उसको टेप देने का क्या फ़ायदा। ये देखिए, दृश्य हानि, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको आप चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराओ। जिसे दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या खाक देखेगा उस चित्र से, तो ये भी गलत है। तो अब इसका सबसे बेस्ट क्या है, यही चीज़ सही है कि जिसे मैथ में दिक्कत हो रही है उसको आप कैलकुलेटर प्रोवाइड करें। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अभी हमारे कितने 9 क्वेश्चन बाकी हैं। पूरा क्वेश्चन देखा कीजिए आप लोग। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है, ये आपको बताना है। कि जो आप स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं 1 to 5, उसमें जो टीचिंग, देखिए आप पेपर 1 देने जा रहे हो तो 1 to 5 अगर कभी भी प्रारंभिक आए तो वहाँ पर आपको 1 to 5 का टीचर ही बन के समझना है। अब ये नहीं कि आप अपने हिसाब से सोचें, बड़े बच्चों के हिसाब से, वैसा नहीं, छोटे बच्चों के हिसाब से सोचेगा। तो उसमें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, तो आपको बताना है कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। अब चलिए दृष्टिकोण देखते हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखते हैं। पहला है कि बिना समझे नकल कर लो, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी उतार लो। होता है ऐसा कई बार कि हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, तो उतार लेते हैं, नकल कर लेते हैं, बस काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ गलत है। दूसरा, करके सीखना, ये पॉजिटिव वर्ड है, कल मैंने आपको बताया था, बच्चे करके जो है वो ज़्यादा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। निष्क्रिय वर्ड जो है वो
नेगेटिव है, रट कर याद करना गलत है। तो कितना आसान ये क्वेश्चन पूछा है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। देखिए सीडीपी तो मुझे ऐसा लगता है बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें तो मतलब ऐसे हलवे वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए खुद ही आप बस वर्ड्स को पकड़ लीजिए, ऑप्शन आपका तुरंत सही हो जाता है। अब देखिए 22, अब ये ऐसे क्वेश्चन आपको इस बार ज़रूर देखने को मिलेगा, इस वजह से ये अच्छा है कि मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रही हूँ कि आप अभी से जो है इसमें एकदम प्रो हो जाओ कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। तो देखिए 22 कथन सबसे पहले देखना है कि अगर, और एक ट्रिक याद रखिएगा, ना समझ में आए तो जिसमें लिखा हो दोनों सही है उसी को टिक कर देना, वो सही होगा। बट कभी कभी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव में है तो दोनों ही पॉजिटिव में होगा, कोई एक जो है नेगेटिव में है तो वो ऑप्शन जो है वहीं पर गलत हो जाएगा, तो उस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा। अभिकथन में है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यस, अगर आप अधिगम का मतलब सीखना होता है, तो सीखने के लिए जो विद्यालय है उसमें सामाजिक अवसरों, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप कोई बच्चों को नाटक कराइए, बहुत सी चीज़ें जो उनको भ्रमण पे लेकर जाइए, ताकि वो जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जो अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, अपनी जो क्लास की जो दुनिया है उसे बाहर निकल कर भी सीखना काफ़ी ज़रूरी है अधिगम के लिए। तो विद्यालय के सामाजिक अवसर में, और ये पॉजिटिव वर्ड है तो ये तो सही है। अब इसका कारण क्या दिया है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। यस, अधिगम जो है, आपने सुना भी होगा कि आप अगर दिन भर बस किसी से मिल नहीं रहे हो, अपने घर में बैठे हो, तो आपका विकास उतना नहीं होगा जितना कि आप हर दिन अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग चीज़ें सीखते हो। तो ये भी, इसका कारण भी सही है। और देखिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, A+B वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। अब यहाँ पर तो B की जगह पे मान लीजिए R है, नहीं तो कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो A+R वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा सही है, सही होता है। और यहाँ पर भी देखिए ये 4 जनवरी का ही पेपर, उसमें भी इसने इसको सही मांगा है कि कथन भी सही है एंड इसका तर्क भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए क्वेश्चंस है कि जो क्लास है वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है उसको आपको सार्थक बनाना है, मतलब मीनिंगफुल बनाना है। उसके लिए एक शिक्षिका को, आप खुद को टीचर मान लो, आप क्या करोगे वहाँ पे, क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या बोल रहा है कि उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। दूसरा देख लेते हैं, उनके बारे में अस्पष्ट क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ये तो गलत होगा। उन्हें संदर्भहीन, मैंने हमेशा बोला है संदर्भ भाषा का प्रयोग करना, यहाँ पर हीन वर्ड लिख के इसको गलत बना दिया, नेगेटिव है ये भी वर्ड। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, ये भी गलत है। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, अब ये देखिए यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगेगा कि पहला भी हो सकता है, 4 भी देखना है। जब भी ऐसा है तो एक बार इंग्लिश का भी देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से क्लियर कर देता है। 23 का देखिए, डिवाइडिंग देम इन डिसकनेक्टेड चंक्स, और ये अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बार और मैंने आपको कराया था कि ये वाला जो आपने डिसकनेक्ट कर दिया तो बच्चा कैसे सीखेगा, ये तो नेगेटिव ही हो गया ना। डिवाइडिंग देम इन, आपने इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग चंक्स में जो है बांट दिया, अलग अलग खंड में, उसमें बच्चा नहीं सीखता है। और ये 4 देखिए, सिचुएटिंग देम इन द ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट, और ये जो कॉन्टेक्स्ट जो संदर्भ है और ये ऑथेंटिक, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अच्छा, ये काम आप कर सकते हो, अगर आपको कभी लगे कि जो जैसे मैं बताती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ, जो वर्ड्स यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आपको हूबहू ऐसे ही वर्ड्स एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटेट ने कोई अपना सिलेबस कुछ नहीं चेंज किया है, बस वो क्या करेगा, शब्दों के ही साथ खेलेगा, घुमाएगा बस, और कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ये तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि असंबंधित लिख दिया, मतलब कि जिसका मान लीजिए कोई चीज़ सिखा रहे हो, उसका उससे कोई संबंध ही ना हो, तो बच्चा कैसे सीखेगा? आपको तो ऐसी चीज़ें देना है ना कि जिसका उन दोनों में संबंध हो, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अब 24 देखते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब आपको पता होगा टीचिंग मेथड, जो आप यूज़ करेंगे अपने क्लास में अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें सकारात्मक योगदान नहीं देता है। इसका मतलब आपको नेगेटिव वाला ही ऑप्शन पुट करना है, वही क्लिक करना है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होता है उसमें सकारात्मक योगदान जो है इस ऑप्शन में से कौन सा है ऐसा जो नहीं देता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला देखिए, लिखा है कि आवश्यकता के अनुसार पाठ्य चर्चा का अनुकूलन। ये तो राइट है कि जहाँ जरूरत हो आपको अपने जो आप पढ़ा रहे हो उसमें चेंजेस होने चाहिए।
ये तो सही है। दूसरा, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी सही है कि बच्चों के लिए आप अनुभवात्मक शिक्षा का जो है वहाँ पर वो चीज़ें करो कि इससे जिससे बच्चा सीखे, कुछ अनुभव हो उसको, ना कि बस वो रटे याद करे, ये भी है। तीसरा, पाठ्य चर्चा जो है, याद रखिएगा आपको नेगेटिव वाला ढूंढना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है अरे ये ही सही हो सकता है, तो हम पॉजिटिव वाला टिक कर देते हैं, ये मत करिएगा। तीसरा, पाठ्य चर्चा नियोजन में नवाचार, हमेशा आपको अपने करिकुलम को, आपके पाठ्यक्रम को जो है नवाचार करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, इसको स्टीड नहीं करना है, मतलब एकदम से ऐसे नहीं कि जो चीज़ लिखा है मुझे वही पढ़ाना, ये नहीं। तो ये जो है नवाचार वर्ड वैसे भी पॉजिटिव है। 4 देखिए, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण नीतियाँ, कठोर वर्ड क्या है, नेगेटिव है, और इसमें आपसे नेगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आपने अगर ये मेथड मेरा सच में यूज किया अपने एग्जाम में, अगर नहीं है तो नेगेटिव वाला ढूंढिए, और अगर है तो पॉजिटिव वाला ढूंढिए। और नेगेटिव वर्ड कौन सा है, कठोर, तुरंत उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। 25, एंड मुझे पता है कि आपने शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी किया होगा, और सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा, बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं। अब ये देखिए 25, अब इसमें आप मुझे ये वाले क्वेश्चन देखिए कि एक शिफ्ट में से 4 से 5 क्वेश्चन आ गया है, और बहुत से लोग इसको छोड़ देंगे, छोड़िएगा कभी मत, नहीं आए तो A+B को बस ऐसे ही भगवान का नाम लीजिए, उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए, वो क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा। 25 में अभिकथन एंड तर्क, अभिकथन में क्या लिखा है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। यस, मैंने हमेशा बताया कि बच्चों की जो दैनिक जीवन से अगर आप उसको जोड़ रहे हो तो ये बहुत अच्छा मेथड है, उससे बच्चा सीखता है, जो हर दिन के रोजमर्रा के जीवन में वो कर रहा है, उससे जोड़ना चाहिए। इसका रीज़न दिया है, रीज़न पढ़ते हैं कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। यस, जो बच्चा है अगर वो स्कूल में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम कोरा कागज है, उसे कुछ नहीं आता है, वो बहुत सारा अनुभव अपने साथ लेकर आता है, वो अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि जो उसकी फैमिली है वो क्या है, प्राथमिक जो है समाजीकरण की का कारक है, स्कूल तो द्वितीयक है, पहला तो परिवार ही है जहाँ पर वो बहुत कुछ सीख के आता है, बहुत कुछ अनुभव लेकर आता है, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। यस, अब अगर यहाँ पर लिखा होता है शिक्षिका को ध्यान नहीं देना चाहिए, देन ये नहीं होता, बट यहाँ तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों ही सही है और दोनों के रीज़न भी सही है, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। एक बार और जो है बोथ वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर राइट हो गए हैं, दोनों सही हैं और व्याख्या भी ये सही है। तो देखा आपने, जो मैंने आपको कल बताया है वो एकदम सही एनालाइज करके बताया है, क्योंकि ऐसे ही नहीं मैंने जो है 10 साल के जो प्रीवियस ईयर थे उसको 3 बार किया है। 3 बार करने का मतलब ही यही होता है कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। 26, निम्न में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोल रहा है कि ये इसमें से कौन सा ऐसा है इस ऑप्शन में से जो शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन, मतलब कोई बच्चा सीख रहा है तो खुद से अपना असेसमेंट कर सके और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। इसका मतलब आपको पॉजिटिव वर्ड बताना है, क्योंकि पॉजिटिव में ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिख रहा है इसमें, विस्मरण ये होगा, या फिर अनुकृति होगा, अधिसंज्ञान होगा, या फिर रटकर याद करना। इसको तो तुरंत गलत कर दीजिए। अब 3 बचा है, अब 3 में से ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो एक बार इंग्लिश भी देख लेते हैं, ऐसे ही आपको भी करना है। देखिए फॉरगेटिंग का अब देखिए हिंदी में लिखा था विस्मरण, अब वो जिसकी हिंदी काफ़ी अच्छी वो तो आराम से कर लेंगे, बट फॉरगेटिंग का मतलब क्या, भूल जाना। तो क्या ये बच्चों का खुद का अपना आकलन करने में हेल्प करेगा? नहीं, ये तो गलत, फॉरगेटिंग वर्ड नेगेटिव है। इमिटेशन का मतलब नकल करके तो बच्चा नहीं सीख सकता, ये भी गलत। और ये रोट मेमोराइजेशन, रटना, कंठस्थ करना, ये भी गलत है। तो ये क्या है, मेटाकॉग्निशन संज्ञानात्मक विकास, जिसकी पियाजे बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इससे जो है बच्चा खुद के बारे में जो है अपनी सोच विकसित कर सकता है, अपना खुद का जो है मूल्यांकन वो कर सकता है, जिसे हिंदी में लिखा है अधिसंज्ञान। तो हिंदी वाला ना कभी समझ में आया ना तो इंग्लिश वाला जरूर ऑप्शन चेंज करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक दिन में 3 क्लास लेने में, बट फिर जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में आ रही है, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या हो सकता है। इसीलिए बोलती हूँ, अदरवाइज लाइक करके कमेंट करने का कुछ नहीं मिलता है। अगर आप सोचते होगे कि एक लाइक कर देने से इनका कुछ हो जाएगा, लाइक या कमेंट बस एक अप्रिशिएशन होता है किसी भी टीचर के लिए, और कुछ नहीं होता है। तो 27 का देखिए, बच्चों में भ्रांतियां होना है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन।
आपने देखा एक कंसेप्शन होता है, एक क्या होता है मिसकंसेप्शन, कि कोई कॉन्सेप्ट है और आपको जो है इसकी गलत समझ हो गई है, मतलब गलत भ्रांति हो गई है, उसको बोलते हैं। तो बच्चों में भ्रांतियाँ होना क्या है, तो वो तो किसी में भी आ सकता है। अब जैसे कि आप कोई भी बच्चा है तो उसके में मिसकंसेप्शन जो है वो आ सकता है, भ्रांतियाँ आ सकती हैं। तो क्या ये असामान्य है, क्या ये अप्रारूपिक है, या फिर प्राकृतिक है, या फिर दुर्लभ है। अब जैसे हिंदी के वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, उनके लिए मैं इंग्लिश का दिखा देती हूँ। देखिए एबनॉर्मल लिखा है पहले, ये रहा एबनॉर्मल है, मतलब ये असामान्य, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत है, क्यों नहीं हो सकता है। अटिपिकल है, या फिर नेचुरल है, या फिर रेयर है। ये नेचुरल है क्योंकि ये सब में होता है और होना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ जो है आपको आएगी, भ्रांतियाँ तो होती ही हैं। प्राकृतिक, बच्चों में भ्रांतियाँ होना क्या है, प्राकृतिक है, याद रखिएगा ये चीज़। 28, एक विद्यार्थी, ये क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह क्या है, मतलब जिसे जो है कोई बच्चा है वो अधिगम असहायता फील कर रहा है। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग लर्न हेल्पलेसनेस, मुझे उसे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे से नहीं हो सकता है, उस असहायता, जैसे कि उसको सीखने में जो है कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो इसका ये क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं पिक करना है, क्योंकि कोई बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है या फिर असहायता महसूस कर रहा है तो उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, आपको याद रखना है। तो वो सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, जब वो पहले ही असहायता महसूस कर रहा है तो वो कैसे दिखा सकता है, ये तो गलत है। महारत उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देना, अगर एक बच्चा जो है पहले ही नहीं सीख पा रहा है तो आप उसको पहले ही महारत, किसी चीज़ में थोड़ी ना आप उसको एकदम परफेक्ट बनाने के ऊपर ध्यान दोगे, ये भी नहीं करना है। तीसरा देखते हैं, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना या फिर शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। अब आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है। जो एक विद्यार्थी जो है वो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, तो इसमें क्या पॉजिटिव टाइप का जो है आंसर होगा या फिर नेगेटिव। अगर मैं आपको इसको बताना चाहूँ तो देखिए उसको क्या करना चाहिए, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना या फिर शैक्षिक गतिविधियां हैं उससे आप अलगाव रखेगा। तो कोई बच्चा है, अगर वो, आप खुद समझ लो, आप क्लास में जो है टीचर हो, वहाँ पे कोई बच्चा है वो अपने आप को सोच रहा है कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं सीख पाऊंगा, या नहीं ये चीज़ जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो उस कंडीशन, अगर उसको अंदर से ऐसा फील हो रहा है, वो हेल्पलेस जो है फील कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके अंदर क्या, उसकी जो एक्टिविटी होंगी, उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे वो आपको कैसे लगेगा। क्या वो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये बच्चा, उसके एक्सप्रेशन से आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीख सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। वो क्या करेगा, वो तो खुद को जो है अपने आप को सबसे अलग रखेगा कि मैं आगे आगे नहीं, वो एकदम पीछे चला जाएगा कि कहीं कोई उसको इस पार्टिसिपेट में, जैसे कि होता है ना कि टीचर में बच्चे या फिर टीचर जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम भाग लो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा जो है वो ऐसा फील कर रहा है कि नहीं अभी मैं नहीं सीख सकता हूँ, तो उसको जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं अधिगम असहायता जो महसूस करते हैं वो अपने आप को जो है सबसे अलग रखेंगे, वो अलगाव महसूस करते हैं। तो देखिए आप देखते हैं, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, बिल्कुल भी नहीं, वो तो पीछे हटेगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही असहायता है, इसका मतलब पॉजिटिव वाले वर्ड होंगे ही नहीं। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देना, ये भी नहीं होगा, वो क्या करेगा, खुद को अलग रखेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, शैक्षिक गतिविधियों से वो अलगाव रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जब भी आपको कोई कुछ ना समझ में आए ना तो क्वेश्चन को ही देखना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण, आंतरिक मतलब इंटरनल जो हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं आपको इंग्लिश में दिखाऊं, देखिए यहाँ पर इंट्रिंसिक, जो इंट्रिंसिक उसको आंतरिक बोलते हैं, और एक होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब आप किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आप वो काम कर रहे हो तो वो एक्सट्रिंसिक, वो बाह्य मोटिवेशन है, बट अगर आप खुद से वो चीज़ करना चाहते हो वो आपकी आंतरिक मोटिवेशन होता है। तो बस इसका अर्थ ही आपको समझना है, अदरवाइज आप ये तो आराम से कर लेंगे। तो इसका उदाहरण आपको बताना है, ये रुचि के कारण एक नई भाषा सीखेगा या फिर नगद इनाम जीतने के लिए एक चित्रकारी करेगा, ये तो एक्सट्रिंसिक हो गया कि आप कुछ इनाम जीतने के लिए करना चाहते हो। पुरस्कार जीतने के लिए, ये भी नहीं, जहाँ पर भी कुछ जीत के आप कुछ हासिल करना चाहते हो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ये भी नहीं। या फिर
माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब एक तरह से समझ लीजिए दिखावा। आप कोई भी चीज़ पाने के लिए या फिर प्रशंसा पाने के लिए, अपनी बड़ाई करवाने के लिए कोई चीज़ कर रहे हो तो वो एक्सट्रिंसिक है, बाह्य है। बाह्य है। और जो आंतरिक प्रेरणा होता है, इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, वो आपको खुद से अंदर से आता है। मतलब आप जो है पढ़ाई करना चाहते हो तो वो इसलिए नहीं कि आपको किसी को दिखाना, आप इसलिए क्योंकि आपका मन हो रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप गाना जो है वो सीखना चाहते हैं, डांस करना, तो ये सारी चीज़ें खुद से आती हैं। तो ये क्या है यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 1, इंटरेस्ट के कारण एक नई भाषा सीखना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही जो है आपको मैं हर दिन जो है सीडीपी के साथ हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी मिक्स करके कराती रहूंगी। बट सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, इसके 30 क्वेश्चंस जो है आपको पर डे जो है वो मिलते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब कुछ मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर आप जरूर करें। तो देखिए 30 क्वेश्चन क्या है। अधिगम को प्रभावित करने वाला, जो लर्निंग होती है उसको इफेक्ट करने वाला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक है। मतलब एनवायरमेंट वाला बताना है आपको। जो एक बच्चा जो है वो जब कोई चीज़ सीखता है तो मैंने आपको बताया है कि उसमें जेनेटिक एंड एनवायरमेंट दोनों का रोल होता है। बट यहाँ पर आपको कौन सा कारक बताना है, पर्यावरणीय। अब एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी बता दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। इसमें से एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है जो आपकी, जो बच्चों की लर्निंग है उसको इम्पैक्ट करती है, वो चीज़ बताना है, प्रभावित करती है, तो वो हमें बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। रवैया होगा, प्रेरणा होगा, व्यक्तित्व लक्षण होगा, या फिर विद्यालय होगा। तो एनवायरमेंट से आप एक बार सोच के देखिए कि एनवायरमेंट में क्या रवैया हो सकता है। वो आप किसी का नेचर थोड़ी ना हो सकता है, मोटिवेशन, प्रेरणा थोड़ी ना हो सकता है, किसी का लक्षण वो थोड़ी ना एनवायरमेंट में आएगा। ये विद्यालय है। विद्यालय का जो एनवायरमेंट है उससे जो है बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अगर अच्छा बच्चे को एनवायरमेंट मिल जाए तो बच्चे जो हैं बहुत कुछ कर लेते हैं। बट कहीं पर आपने देखा होगा कि अच्छा एनवायरमेंट नहीं होता, पढ़ने का माहौल नहीं होता, तो बच्चे उतना सीख नहीं पाते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट की गलती, टीचर की गलती है। इंग्लिश का भी मैं आपको बता दूं। एटीट्यूड मतलब आपका रवैया, मोटिवेशन, पर्सनल ट्रेड्स, ये थोड़ी ना एनवायरमेंट में आएगा जिससे कि बच्चा कुछ उसके सीखने पे कुछ प्रभाव पड़े। वो तो है स्कूल, एंड स्कूल जो है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो ये था आज का हमारा 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो करते रहिए, और साथ में मेरे साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको कराती रहूँगी, और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है टॉपिक वाइज बता दूँ आपको, सो दैट आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।